हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा लेक्चर 3 ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर ये है हमारा लेक्चर 3। इससे पहले हम दो लेक्चर आपको दे चुके हैं। तो लास्ट के जो इसमें दो लेक्चर थे, पहला वाला तो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और सेकंड वाला हमारे पास जो था उसमें हमने बेसिक्स बताए थे। एक तो हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ चार्ज हमने बताया था, उसके अलावा हमने क्या बताया था उसके अलावा हमने बताया था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताया था। चार्ज की पोलैरिटी बताई थी कि टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो यहां तक हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था। अब लेक्चर 2 में हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ी थी, आपको पता है तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। एक होती है हमारी एडिटिविटी, यानी चार्ज को लाइक नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा होती है हमारी कंजर्वेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो अब नेक्स्ट हम बेसिक प्रॉपर्टीज पे आते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी पे आते हैं। उसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका नाम है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, रिमेंबर इट ऑलवेज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन होता क्या है देखो, ठीक है। क्वांटाइजेशन, जैसे अगर हम अपना एनसीईआरटी की डेफिनेशन को फॉलो करें तो बहुत ब्यूटीफुली एनसीईआरटी ने लिखा है। क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन होता है, तो देखिए स्टार्ट ये कैसे होता है। एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। thus charge q on a body is always given by q is equal to n multiplied by e, या फिर हम कह सकते हैं q is equal to ne, where n is any integer पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपके जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेंगे, इट इज एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली, लिखा ना इसने। तो जो भी चार्ज आपके फ्री चार्जेस, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। तो देयरफॉर चार्ज q ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय, अगर किसी बॉडी पे हमें चार्ज टोटल कुछ भी है वो, तो हमेशा इस फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है कि चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई। एन क्या है, n इज ए इंटीजर। देखिए, n is any integer पॉजिटिव और नेगेटिव। n is any integer, this is a integer, right। ये एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और E क्या है, हमारा बेसिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे आने वाला चार्ज जो है उसको E से डिनोट किया जाता है। नाउ तो देयरफॉर हमने इसमें देखा कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई में होते हैं। देखो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का कि क्वांटाइज्ड होता है चार्ज, है ना। इसके अलावा भी कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में जो क्वांटाइज्ड होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं अगर आपने बोर्स मॉडल में पढ़ा होगा तो एंगुलर मोमेंटम वहां पर क्वांटाइज्ड होता है। उसी तरह एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है सब एटॉमिक लेवल पे, समझ गए। तो बेसिकली ये जो क्वांटाइजेशन की बात आई, अब पहली अगर देखो, ये जो चीज हमें पता लगी बेसिकली एक्सपेरिमेंटली पता लगी है कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी फ्री चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज आपकी है द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। ये जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है वो क्या है, द चार्ज दैट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज, ठीक है। द चार्ज दैट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज।
तो ये आपका जो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। तो देयरफॉर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? सिंपल देखो, मतलब सिंपल ये है कि जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक चार्ज का। ठीक है, जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और चार्ज Q ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय कितना होगा? Q इज इक्वल टू एन ई, जहां पे n क्या है? n एक इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? n इज ए इंटीजर विच मे बी पॉजिटिव और विच मे बी नेगेटिव ऑल्सो, राइट? क्योंकि इंटीजर आपके 0, -1, -2, -3, -4, -5 इसी प्रकार से पॉजिटिव साइड में चलेंगे 0, +1, +2, +3, +4, +5 लाइक दैट। तो देयरफॉर दिस इज द थिंग कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी हमने जो कल दो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी थी, उसमें एक तो थी हमारी एडिटिविटी, यानी कि चार्जेस को लाइक सिंपल नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं। सिंपल अरिथमेटिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही पॉसिबल है। अब यहां पर और उसके अलावा एक हमारी प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। दैट मीन्स कि अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाए तो उसमें चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, राइट? और तीसरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो बॉडी पे चार्ज होगा, है ना, या कोई भी फ्री चार्ज होगा, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के, जिसको ई से डिनोट किया जाता है। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई जो हमारी बेसिकली क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो मैंने यहां लिखी ई से जिसको डिनोट किया, उसको मैंने क्या कहा? द चार्ज दैट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी। ये कौन सा चार्ज है? जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैरी करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसको बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यहां पर माना गया। ठीक है, तो ये बात आई थिंक बड़े इजीली आप समझ गए कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल हमेशा होगा ई का। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा ये निकाला कैसे गया? निकाला तो एक्सपेरिमेंटली गया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला गया है कि जो चार्ज एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं। तो इसको जो निकालने वाले लोग हैं, हाउ इट हैज बीन थॉट अबाउट एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो आप एक चीज तो ये हमेशा याद रखिए कि Q इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। n is always an integral multiple of E। अब ये निकाला कैसे गया? एक्सपेरिमेंटली कैसे इसको एस्टेब्लिश किया? तो दो हमारे महानुभावों का नाम इसमें आता है बेसिकली। एक हमारे माइकल फैराडे, जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ को डिस्कवर किया था, और दूसरा हमारे मिलिकन, रॉबर्ट मिलिकन। तो एक तो हमारे हो गए इसमें माइकल फैराडे, राइट? माइकल फैराडे, और दूसरे हमारे मिलिकन। देखिए, माइकल फैराडे ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, ये बताए थे, फाइंड किए थे। और मिलिकन ने बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी निकाला था, ही एस्टेब्लिश द चार्ज। और क्वांटाइजेशन भी इन्होंने कहा था कि चार्ज जो है किसी बेसिक यूनिट के उस पे आ रहा है। तो माइकल फैराडे ने जब लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस निकाला, और रॉबर्ट मिलिकन ने जब एक्सपेरिमेंटली चार्ज वगैरह निकाला, तो इन्होंने कहा कि भाई हमें ये लगता है, या इन्होंने इन्फ्रेंस तो ऐसा, मिलिकन ने तो स्पेसिफिकली कहा था कि जो इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली, तो उसको छोटा सा कहें तो मैं इसमें समझा भी देता हूं। रॉबर्ट मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें इन्होंने पाया कि भाई ये सभी जो ड्रॉप्स हमारे पास ऑयल ड्रॉप्स हैं, इस पे जो चार्ज अलग अलग आ रहे हैं वो किसी बेसिक यूनिट के मल्टीपल है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सबसे छोटी यूनिट है इसी के मल्टीपल्स है, इंटीग्रल मल्टीपल्स है, राइट?
इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, देयरफॉर उन्होंने कहा कि क्वांटाइज्ड चीज है, मतलब किसी मल्टीपल के रूप में ही हमें यहाँ पर मिल रही है। और माइकल फैराडे ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में ये कहा था, इन्होंने कहा तो नहीं था स्पेसिफिकली, लेकिन उससे पता लगता है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है बेसिकली माइकल फैराडे ने बोला था कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, वो डिपेंड करता है कि चार्ज कितना सप्लाई हुआ। ठीक है, मिलिकन की बात करें तो ये बहुत अच्छा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट में ब्रीफ में थोड़ा सा बता दूं आपको। रॉबर्ट मिलिकन ने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, रॉबर्ट मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, राइट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या कहा था, देखो इन्होंने क्या किया, एक स्लिट को ले लिया छोटी सी, यहाँ पर एक स्लिट है, और दो हमारे यहाँ पर प्लेट्स को ले लिया। अब प्लेट्स के बीच में यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी, यहाँ नेगेटिव हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी। यहाँ पर एक स्प्रे लिया, ठीक है, स्प्रे गन कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें ऑयल होता है, ठीक है, यहां से हमने इसको, और ये चार्ज है, ऑयल को आयोनाइज करके इस पे चार्ज डाला गया, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जब ये ड्रॉप्स यहाँ पर आई, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे है। अब इशू बस इतना सा है कि अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता नहीं है, मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो जब ड्रॉप्स यहाँ पर आई तो उन्होंने ड्रॉप को ना सस्पेंड कर दिया एयर में, बैलेंस कर दिया, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्होंने एडजस्ट किया। तो जो ड्रॉप का मास तो आपको पता है बॉडी का हमेशा mg नीचे लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है बॉडी पे q इंटू ई लगाता है। अभी हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तब भी इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हुई तो क्यू ई बराबर mg हो गया, और q की वैल्यू आ गई हमारी mg डिवाइडेड बाई ई। ऐसे ऐसे करके उन्होंने कई ड्रॉप्स पे चार्ज की वैल्यू निकाली, और ये इन्होंने पाया कि जो बात यहाँ पर क्या हो रही है कि ये जो ड्रॉप्स पे जो चार्ज है ना, ये बार बार जब इन्होंने कई ड्रॉप्स को निकाला और इसका कंपैरिजन किया तो ये पाया गया, बेसिकली यहाँ पर ये पाया गया कि ये जो चार्ज है अलग अलग ड्रॉपलेट्स पे किसी चीज का इंटीग्रल मल्टीपल्स में आ रहा है। तो इन्होंने ये पोस्टुलेट दिया यहाँ पर कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसलिए आप देखिए हमारी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टेब्लिश्ड, और मैंने उस लाइन को अभी भी वहां यथावत रखा हुआ है बोर्ड पर, कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि चार्ज जो है हमारा वो क्वांटाइज्ड होता है। यानी क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये हुआ, क्वांटाइज्ड होने का मतलब बेसिकली देखिए, क्वांटाइज्ड मतलब होने का बेसिकली मतलब यहां पर ये हुआ कि जो हमारा यहाँ पर चार्ज है, किसी बॉडी पर भी जो चार्ज है वो बेसिकली क्या होता है, ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी ई, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। तो ये मतलब हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, राइट। अब ये हमने तीनों बेसिक प्रॉपर्टी यहां पर पढ़ ली है, और जिसमें कि हमने सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपकी एडिटिविटी, उसके बाद कंजर्वेशन, और उसके बाद क्वांटाइजेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने सेक्शन पर मूव करते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से अपने नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। उसका नाम है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे सेक्शन 1.5 में है, इसका नाम है कूलम्स लॉ, है ना, सब टॉपिक नंबर 1.5। इसका नाम है कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ। अब आप रिकॉल करिए देखिए लेक्चर 1 और 2 में हमने क्या देखा था, जो जनरल ऑब्जर्वेशंस है चार्ज के बारे में अगर आप देखें तो उसमें क्या है कि जैसे चार्जेस क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, या तो वहां पर रिपल्शन होता है या वहां पर अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जो आपस में वो फोर्स लगा रहे हैं चार्जेस, जो आपस में उनका इंटरेक्शन हो रहा है बेसिकली, तो उस फोर्स को लेकर ये लॉ दिया था कूलम ने, अगस्टिन डी कूलम ने। तो वही यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं
इसको कहा जाता है कूलम्स लॉ, राइट। अब कितनी फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल के बीच में होती है, कितनी फोर्स वो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं, इसको कहा जाता है कूलम्स लॉ, राइट। इसको कहा जाता है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ है क्या? बेसिकली इट इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बिट अबाउट द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। रिमेंबर, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ is a quantitative statement, ठीक है, याद रखिए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, रिगार्डिंग द फोर्स, रिगार्डिंग द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, रिगार्डिंग द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस की बीच की फोर्स जो होती है उसके बारे में क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बता रहा है, उसकी वैल्यू बता रहा है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। अब चार्ज आपको पता है, क्वांटाइजेशन हमको पता चल गई कि भाई जिस कोई भी बॉडी होगी उस पे जो चार्ज बेसिकली एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का, ठीक है। अब ये पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, देखिए इसमें कह रहा है, अब ये ध्यान रखिएगा कि जो कूलम लॉ की जो वैलिडिटी है या कूलम लॉ का जो एप्लीकेशन है दैट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। तो इसमें बेसिकली ये कहना हमें पड़ेगा, पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि जब चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर than the distance separating them. Charge bodies are much smaller than the distance between charge bodies are much smaller than the distance separating them. यानी कि चार्ज बॉडी का साइज जो है, मान लो ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी, और इनके बीच की दूरी के कंपैरिजन में इनका साइज बहुत कम है, ठीक है। मान लो ये दूरी 100 मीटर है, 2 मीटर है, 1 मीटर है, 50 मीटर है, और इनका साइज और बहुत बहुत छोटा है। तो इस तरह के जो चार्ज होते हैं बेसिकली इनको कहा गया पॉइंट चार्ज, इनको कहा जाता है पॉइंट चार्ज। और अगर आप रिकॉल करें अपने 11th के फिजिक्स की कॉन्सेप्ट से, तो वहां पर इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट आता था, उसको हम कहते थे पॉइंट मास। तो इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है पॉइंट चार्ज, उसको कहा जाता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का क्या मतलब होता है कि चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, मतलब जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो यहाँ पर दूरी है उसके कंपैरिजन में जो ये चार्ज है इसका साइज काफी कम होता है। तो ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। देखिए जब भी हम कोई बेसिक लॉ पढ़ रहे हैं, जैसे कूलम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि उसमें एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए कूलम लॉ क्या करता है, आपने देखा हमने डेफिनेशन में लिखा, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दे रहा है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, राइट। it is giving a quantitative statement regarding force किसके बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। तो ये हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि ये जो है आपका क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दे रहा है रिगार्डिंग द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। और आपने यहां पर जाना कि पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं कि चार्ज के बीच में यदि दूरी उसके आकार से बहुत बड़ी है ना, चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, तो ऐसे चार्जेस को हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस, ऐसे चार्जेस को हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। तो बेसिकली कूलम लॉ कर क्या रहा है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दे रहा है रिगार्डिंग फोर्स, है ना, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है रिगार्डिंग फोर्स, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है रिगार्डिंग फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इसके बाद क्या यहां पर आता है, देखिए कूलम ने फिर क्या किया, कूलम ने बेसिकली इस फोर्स को मेजर किया, है ना, और उन्होंने क्या पाया कि ये इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस के, है ना।
तो इस तरीके से ये फोर्स लगती है, और एक्टिंग जो फोर्स लगती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस लगती है, ठीक है ना। तो कुलम ने क्या किया, बेसिकली ही मेजर्ड द फोर्स, राइट। कुलम ने क्या किया, बेसिकली ही मेजर्ड द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ही मेजर्ड द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो उन्होंने क्या पाया, देखिए अब हम इसमें अगर माने एक पॉइंट चार्ज यहां रखा है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू है Q1 है। एक पॉइंट चार्ज यहां रखा है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू है Q2 है। और मान लीजिए ये जो पॉइंट चार्ज है, ये जो पॉइंट चार्ज है दूसरा, और इनको हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं यहां पर, ये दूरी मान लीजिए r है। तो कुलम ने क्या किया कि इन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स को उसने मेजर किया। तो उन्होंने क्या पाया कि इट वेरीड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी उन्होंने जो फोर्स को नापा, उन्होंने कहा इट वेरीड इनवर्सली, वेरीड यानी प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r स्क्वायर के। तो ये जब एक्सपेरिमेंटली उन्होंने नापा तो उन्होंने पाया कि द फोर्स जो है बेसिकली बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। रिमेंबर, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में थी, ये किसके अनुपाती थी, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का, रिमेंबर मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड, ठीक है। दूसरी चीज ये पाई कुलम ने, ठीक है ना। द जो है बेसिकली इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, एंड और इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे, इट वाज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये देखिए यहां पर ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो जो फोर्स एक्ट कर रही है इसी लाइन के अलोंग करेगी, line joining the two charges, right? This is the line joining the two charges. तो ध्यान रखिए कुलम ने जब ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दी, कुलम ने क्या दिया, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दी। क्वांटिटेटिव मतलब उसने बताया, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दी, ठीक है। कुलम ने क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दी, किसके बारे में दी, फोर्स के बारे में बताया उन्होंने कि और कौन कैसे चार्ज थे वो, जिनके बारे में फोर्स के बारे में बताया, वो कहलाते थे पॉइंट चार्ज। कुछ नहीं है, पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि जब चार्ज वो रखे जाएंगे तो उनके बीच की जो दूरी है, बेसिकली उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है उनके साइज के कंपैरिजन में काफी बड़ी होती है, उसको पॉइंट चार्ज कहा जाता है। अब जब ये नापने लगे, और देखिए अगर इसको बिल्कुल हिस्टोरिकली जाके समझा जाए कि कैसे उन्होंने अपने apparatus को सेटअप किया, राइट, और कैसे फोर्सेस को नापा, कितना पेन टेकिंग और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था वो, है ना, जजमेंट एंड लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। तो उन्होंने जो नापा इस चीज को, उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी, इसको उन्होंने नोट किया। कैसे नोट किया कि भाई देखो, उन्होंने कहा कि दो पॉइंट चार्ज अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच की जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, कि उनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरी चीज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर यहां पर हम ज्वाइन करके लिखेंगे कुलम्स लॉ में, तो हमारे पास बेसिकली क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों ही आपकी जो प्रोपोर्शनलिटी मिली, इसको हम एक साथ कंबाइन करके लिखें
तो हमारे पास वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू सॉरी F इज proportional to magnitude of Q1 Q2 and inversely proportional to square of the distance between the charges. Square of the distance between the charges. ठीक है। अब ये यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का जो एक सिंबल लगा हुआ है इसको हम हटाते हैं, तो F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पर आएगा कि मॉड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है। तो जो अभी आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को देख रहे हैं। ये जो मैंने इस स्टेटमेंट लिखी है, सबसे पहले ध्यान रखना ये चीज, ये मैग्नीट्यूड बेटा लिखा गया है, फोर्स, क्योंकि आप भली भांति जानते हो फोर्स क्या होती है। फोर्स बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, राइट। बट यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है फोर्स का, कि अगर 2 पॉइंट चार्ज होंगे तो उनके बीच की जो फोर्स होगी वो होगी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई Q1 इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड पता लग गया। अभी आगे हम इसी लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कूलम्ब्स लॉ को अगर हम समराइज करें, मैं इसको रब अप कर दे रहा हूं, तो बेसिकली क्या इक्वेशन हमारे पास आती है, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। रिमेंबर दिस इज द मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड बता रहा है केवल कि भाई इतनी अमाउंट की, इतनी क्वांटिटी की फोर्स इस पे लगेगी। तो दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ ने, कूलम्ब ने क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दी थी, उसको हमने लिख दिया। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ आपके सामने, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान आती है इसमें, तो बेसिकली याद रखिए कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं, दोनों के बीच की दूरी R है, याद रखिएगा, और वैक्यूम में वो रखे हैं, तो ये फोर्स यहां पर निकलती है, कूलम्ब ने ये बताया। और वैक्यूम नहीं होगा तो थोड़ी सी कंडीशन कांस्टेंट के लिए चेंज होगी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देयरफॉर याद रखिए, इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इन वैक्यूम, if 2 point charges are separated by a distance R in vacuum, then the force is given by, मतलब अगर 2 पॉइंट चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं R डिस्टेंस पे, तो उनके बीच की फोर्स सिंपल मैग्नीट्यूड आपके सामने लिखा हुआ है ना। देन दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा, देन दी फोर्स तो नहीं, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड उसकी मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, आपके सामने लिखी हुई है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, और अल्टीमेटली हम ये भी कह सकते हैं कि यही कूलम्ब्स लॉ है बेसिकली, ठीक है। इसको वेक्टर नोटेशन में ले जा सकते हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, राइट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट कूलम्ब ने किया था, और कैसे इन्होंने ये फोर्स निकाली, तो 2 स्फेयर लिए, उस पर अलग अलग चार्ज डाले, अलग अलग दूरी पे उनको रख के देखा, और अल्टीमेटली इस रिलेशन को डिराइव किया कूलम्ब ने। उसके बाद बात आती है कि कूलम्ब लॉ बेसिकली एक सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, राइट। सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और
ये माइक्रोस्कोपिक यानी सब एटॉमिक लेवल तक ये लॉ वैलिड होता है ना, सब एटॉमिक लेवल तक भी ये लॉ वैलिड होता है। ठीक है, अब ये बात आती है, जैसे मान लो आपको फोर्स निकालना है तो हमें के की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, के यहां पर जो आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो के की वैल्यू जो है एसआई यूनिट में, मैं इसको थोड़ा सा रब करके ऊपर बना दे रहा हूं, आप समझिएगा एक एक चीज, समझे कि जो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है कूलम लॉ। ठीक है, याद रखिएगा, कितनी फोर्स निकलती है उसका मैग्नीट्यूड कूलम ने बताया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और उन्होंने कहा ये जो फोर्स लगती है ना, दोनों को, दोनों चार्जेस को जो लाइन जोड़ने वाली है, जो लाइन दोनों चार्जेस को जोड़ती है उसके अलोंग लगती है। ठीक है, उसके अलोंग लगती है। अब बात आती है इस के की, तो हमें जो मैग्नीट्यूड मिला फोर्स का दो पॉइंट चार्जेस के बीच में वैक्यूम में, एज पर कूलम्स लॉ, एज पर कूलम्स लॉ ये मिला। अब इसमें जो कांस्टेंट है आप देखिए, इस कांस्टेंट की वैल्यू इन एसआई यूनिट्स हम कहते हैं, इन एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स आई होप आपको पता होगी। के की वैल्यू जो आती है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 9, राइट, और इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स ये जो यहां पर जो आपने देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास, अगर इसको हर इक्वेशन जो लिखी हुई है देखिए उसके संदर्भ को समझिए, उसमें कोई अगर कंडीशन आ रही है तो उसको समझिए। दिस इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके बीच में, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, राइट, प्लेस्ड इन वैक्यूम, placed in vacuum at a distance r apart। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस r apart। ठीक है, और एसआई यूनिट में आप देखिए, एसआई यूनिट में आप देखिए क्या होगा कि के यहां पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होगी 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। अब बात करते हैं कि 1 कूलम का चार्ज कितना होता है, तो इसी इक्वेशन में देखते हैं हाउ मच इज 1 कूलम चार्ज, है ना, हाउ मच इज द 1 कूलम चार्ज। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि 1 कूलम, अब ये ध्यान रखें आप लोग कि कूलम जो है एसआई यूनिट है चार्ज की, कूलम जो है एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, आई एम सॉरी नॉट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो हाउ मच इज कूलम, हाउ मच इज 1 कूलम, अगर कोई पूछे, अगर कोई पूछे हाउ मच इज 1 कूलम, एक कूलम कितना होता है, अगर ऐसा कोई सवाल आए तो देखिए, अब फोर्स अगर हमें निकालनी हो दो चार्जेस के बीच में तो हम क्या करते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए दोनों चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, Q1 की वैल्यू भी 1 कूलम है, Q2 की वैल्यू भी 1 कूलम है, और जो दोनों के बीच में दूरी है वो 1 मीटर है। K की वैल्यू और यू ऑलरेडी नो 9 × 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फोर्स देखिए यहां पर कितनी आएगी, अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करें, 1 कूलम के दो चार्ज हैं, वैक्यूम में रखे हैं, ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, फोर्स इज इक्वल टू के 9 × 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 1 कूलम इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यूनिट्स भी ध्यान रखिए, देखिए यूनिट्स जब यहां पर डालेंगे तो ये होगी बेसिकली, ये 1 है ना, तो 1 मीटर का स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, इतनी फोर्स 1 कूलम के चार्ज एक दूसरे पे लगाएंगे, जबकि अगर वो 1 मीटर अपार्ट रखे गए हो। और यहाँ पे न्यूटन कैसे आई देखिए, ये आपने यूनिट चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो 11th में, तो ध्यान रखिए बहुत काम आते हैं। जैसे इसकी यूनिट आपको पता है, इस पर्टिकुलर चार्ज की यूनिट पता है, इस पर्टिकुलर चार्ज की यूनिट पता है, और इधर आप नीचे चलेंगे तो इसकी भी आपको यूनिट पता है। देखिए फर्स्ट वाला जो है उसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम्ब स्क्वायर, इनटू इसकी यूनिट क्या है कूलम्ब, इसकी यूनिट क्या है कूलम्ब, और नीचे की यूनिट जो है मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए क्या है, ये क्या है, बेसिकली सी स्क्वायर ही है। तो ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं ये पूरा हट जाएगा, यहाँ बचेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ मीटर। ये बेसिक चीजें याद रखिए, न्यूटन यूनिट यहाँ से आ जाएगी। तो 1 कूलम कितना होता है, हाउ मच इज 1 कूलम। तो छोटी सी अगर इसकी एक डेफिनेशन यहाँ पर हम लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मच इज 1 कूलम, तो हम ये लिख सकते हैं 1 कूलम इज ए चार्ज, 1 कूलम इज ए चार्ज, है ना, व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम इज ए नहीं, 1 कूलम चार्ज when placed 1 meter apart from each other, मतलब दो चार्ज हैं ऐसे, each other attracts oblique repels each other by a force given by F बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, जो कि अभी हमने निकाली। मतलब 1 कूलम का चार्ज क्या है कि अगर देखो इसको डिफाइन करना हो तो एक चीज और इसमें याद रखिए, व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, एक एक चीज को ध्यान रखना है। देखिए यही फिजिक्स में कंसेप्चुअल गलतियां होती हैं कि एक एक चीज को हमको ध्यान रखना है। अब यहां पर कोई भी चीज आप चेंज कर दोगे तो डिफरेंस उससे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में नहीं रखोगे तो किसी मीडियम में रख दोगे, उससे फिर उसका फर्क पड़ेगा। जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर मीडियम चेंज होता है या कुछ किसी और प्रकार का मटेरियल वहां पर आता है तो वहां पर क्या कंडीशन बनेगी, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे, पर ध्यान रखिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम के दो चार्जों को अगर वैक्यूम में 1 मीटर पर रख देंगे तो आपस में देखिए कितनी फोर्स लगा रहे हैं, वो आपस में फोर्स लगा रहे हैं 9 इज इंटू 10⁹ न्यूटन की, जो कि काफी ह्यूज फोर्स है। अगर आप ध्यान दें तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ न्यूटन की फोर्स वहां पर ये लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 1 कूलम की जो फोर्स है, बेसिक 1 कूलम का जो चार्ज है बेसिकली काफी बड़ा चार्ज होता है ना। तो याद रखिए 1 कूलम इज ए लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। 1 कूलम इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इसीलिए अभी आप आगे जब बढ़ेंगे और इस चैप्टर के जब आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे यहाँ पर, तो आप ये देखेंगे कि वहां पे माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, इस तरह के चार्जेस भी मिलेंगे। एंड आई होप आपको माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है, इसमें 10 के कौन से मल्टीपल्स लगेंगे, वो आपने 11th क्लास में सीखा होगा। नहीं तो 11th क्लास में हमारे यूनिट और डायमेंशन के मैं लेक्चर उसमें करा रहा हूं, उसमें उस टॉपिक को मैंने समझाया। देखिए मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो यू नो 10⁻⁹, मिली 10⁻⁻3, इस तरीके से याद रखना है। तो ये हमने आपको समझाया कूलम्स लॉ के बारे में, और 1 कूलम का चार्ज कितना होता है, और जो कूलम्स लॉ में बेसिकली कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमने आपको बताया। इसी संदर्भ में थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो मैं आपको एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा। जो हमारा कूलम्स लॉ है उसमें जो कांस्टेंट है उसको एक तरीके से और लिखा जाता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फिजिक्स क्या है, थ्योरी तो नहीं है, ये सारी चीजें एक्चुअली प्रैक्टिकल से ही निकली है। कूलम ने प्रैक्टिकल करके ही निकाला है, एक्सपेरिमेंटल करके ही निकाला है। अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है,
जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है बेसिकली, वो भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था रॉबर्ट मिलिकन ने, है ना। उन्होंने जब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर देखा कि ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर जो चार्ज था बेसिकली वो किसी स्पेसिफिक बेसिक यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल था। तो ये रॉबर्ट मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसी हिसाब से फैराडे के जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, फैराडे के जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो वहां पर भी ये इनडायरेक्टली ये पता लगता है कि चार्ज जो है एक क्वांटाइज्ड चीज है, चार्ज जो है एक क्वांटाइज्ड वैल्यू है, राइट देयर बाय। अच्छा, अभी हम क्या कह रहे थे, देखिए, तो कुलम ने एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को निकाला था, है ना, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो वैक्यूम में रखे हुए थे, और एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उन दोनों के बीच में लगेगी, वहां पर बेसिकली क्या होगा कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, और कांस्टेंट यहां आया था। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मिला था वो था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और k की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे देखी 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये याद रखिएगा क्योंकि बार बार जब हम वैसे एक कांस्टेंट दिया रहता है पेपर में, और जब हम क्वेश्चंस को करेंगे कूलम्ब्स लॉ के, तो कांस्टेंट की वैल्यू बार बार यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। उसके अलावा एक चीज और है इसमें, कूलम्ब्स लॉ के कांस्टेंट को बेसिकली जो आप यहाँ पर के देख रहे हैं, के की जो वैल्यू है वो ऐसे लिखी जाती है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलन नॉट। याद रखिएगा के की जो वैल्यू यहां पर लिखी जाती है वो होती है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलन नॉट। और एप्सिलन नॉट जो होता है, एप्सिलन नॉट जो होता है उसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर जो आप एप्सिलन नॉट देख रहे हो, एप्सिलन नॉट, ठीक है, ये एप्सिलन नॉट, इसको कहा जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑब्लिक आप कह सकते हो वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.854, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -12, मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ठीक है, अभी आप देखिए ध्यान से, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन रेज टू द पावर -1 मीटर रेज टू पावर -2, ये एप्सिलन नॉट की हमारी यहाँ पर वैल्यू बेसिकली आती है ना। के की के जो है बेसिकली यहाँ पर जो हमने निकाला आपका 10 रेज टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर रेज टू द पावर -2, इस तरीके से। तो उसको ध्यान से देख लीजिए आप इन दोनों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू यहाँ पर रखी है 8.854 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन रेज टू द पावर -1 और मीटर रेज टू द पावर -2। ठीक है, तो ये हमने स्केलर फॉर्म में कूलम्ब लॉ को पढ़ा, और हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कूलम्ब ने निकाली थी, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस निकाली थी, और वैक्यूम में जो कि r डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए थे। और हमारे कांस्टेंट की जो वैल्यू यहाँ पर है वो है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू है SI यूनिट्स में, दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है दिस इज इन SI यूनिट्स, इसकी जो वैल्यू आती है 9 रेज टू द पावर 9
मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसी कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। सो नाउ यू नो द कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप इसको दो चार्जेस के एज ए कॉन्सेप्ट कि भाई दो चार्ज रखे हैं और इन फोर्सेस को अगर हम वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आइए हम सीखते हैं। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालना आप सीख गए कि अगर आपको दो चार्ज दिए जाएं, उनके बीच की दूरी दी जाए तो आप ये निकाल सकते हैं कि फोर्स कितनी लगेगी। ठीक है, और नेचर ऑफ फोर्स कैसे निकालोगे कि अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, वो चार्ज के नेचर से पता चलेगा, चार्ज की पोलैरिटी से पता लगेगा कि चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है, राइट। और जैसा कि आपने देखा कूलम्स लॉ में फोर्स कैसे एक्ट करेगी, जो उन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, कूलम ने बोला था द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग एक्ट करेगी। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट इज बेटर टू राइट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। तो वेक्टर नोटेशन में भी एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, वेक्टर नोटेशन में कैसे देखेंगे, उसके लिए बेसिक्स ऑफ वेक्टर आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर मैं एक ओरिजिन बना रहा हूं। ठीक है, एक चार्ज मेरा मान लीजिए किसी पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है, मुझे नहीं पता, उसका मैग्नीट्यूड है Q1। एक चार्ज और हमारे पास है, कहीं रखा हुआ है, हमको नहीं मालूम, उसका वैल्यू है Q2। ठीक है, तो दो चार्ज हमारे पास हो गए, ओरिजिन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रखे गए हैं। अब Q1 को हमें शो करना है, Q1 को हमें शो करना है कि ओरिजिन से कितना दूरी है ना। तो वेक्टर में क्या करते हैं, पोजीशन हम जब इस चार्ज की बताएंगे, इस चार्ज की जब हम पोजीशन बताएंगे तो पोजीशन वेक्टर का यूज करेंगे। उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से बस उसको जोड़ दिया जाता है लाइक दिस, ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको मैं कहूंगा R1 वेक्टर। R1 वेक्टर, R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर क्या है, एक एक चीज को ध्यान रखिएगा। R1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। ठीक है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहां उसकी पोजीशन है। उसी प्रकार से हमारे पास दूसरा चार्ज है Q2, तो Q2 के लिए क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर, ये हो जाएगा R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर जो है, R2 वेक्टर क्या है, बेसिकली R2 वेक्टर जो है हमारे पास वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। ठीक है, R2 क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। ठीक है ना, देखिए सिंपल इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि दो चार्ज है हमारे पास, एक का हमने पोजीशन वेक्टर लिखा R1 वेक्टर और दूसरे का पोजीशन वेक्टर हमने लिखा R2 वेक्टर। आई होप बेसिक आपको इसका पता होगा वेक्टर का। तो ओरिजिन से इस चार्ज की पोजीशन कहां पर है, R1 वेक्टर पे है, और ओरिजिन से इस चार्ज की पोजीशन कहां पर है, R2, मतलब कहां रखा हुआ है, बस बेसिकली वेक्टर फॉर्म में बताया जा रहा है कि भैया यहां पर है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल स्पेस भी हो सकता है और 1 डायमेंशनल स्पेस भी। तो ये वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखें तो किसी भी डायरेक्शन में इसको किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है।
अब बात आती है कि जो Q1 और Q2 है यहाँ पर, उनके बीच की जो आपस में जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू क्या होगी देखो, इसके लिए ट्रायंगल लॉ अपने को लगाना होगा। इसको मैं एरो को छोटा कर दे रहा हूं थोड़ा सा। इसके लिए ट्रायंगल लॉ हमें लगाना होगा, है ना। ट्रायंगल लॉ में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लॉ में बेसिकली हम लिखेंगे कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, राइट। सो R1 वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस वेक्टर, राइट। सो लेट मी टेल, इसका कुछ नाम हमने दिया है क्या, चलो ए बी दे दें, 1 2 दे दें, मान लीजिए ए बी है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, दिस इज बाय ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अब यहां पर ए बी वेक्टर कितना आ गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट, वेरी सिंपल। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो कोई लोग इसको ऐसे भी लिख देते R21 वेक्टर। तो देयरफॉर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालोगे अगर इसका, R2 मतलब 2 और 1 के बीच की दूरी, ये कह सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 1, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, वो एक ही बात है। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। और मॉडुलस आप ले लोगे R21 वेक्टर का, तो मैं इसको R21 ही लिखूंगा, और ये किसके बराबर होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है जी। तो बेसिकली हमने क्या निकाल लिया कि दोनों चार्ज के बीच में क्या पोजीशन वेक्टर बन रहा है, हमने वेक्टर फॉर्म में उसको निकाला ट्रायंगल लॉ का यूज करते हुए। तो ट्रायंगल लॉ जो होता है वेक्टर एडिशन का लॉ होता है, आपको पता है। पैरेललोग्राम लॉ भी वेक्टर एडिशन का लॉ होता है। तो देयरफॉर अब इसमें हमें क्या करना है, अब कुलम्स लॉ को लिख देना है सिंपली। कुलम्स लॉ को हमें यहां पर लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे कुलम्स लॉ को, देखिए ये मैं रब ऑफ कर दे रहा हूं। अब देखिए हमें पता लग गया कि बेसिकली कुलम्स लॉ लिखने के लिए हमको चाहिए क्या होता है कि दोनों चार्ज के बीच की दूरी चाहिए होती है, वो हमें मिल गई है। उसकी डायरेक्शन भी हम लिख सकते हैं अगर हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो अब मान लीजिए हमें इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालनी है, ठीक है। इधर लग रही है, अगर पॉजिटिव होगा इस वाले चार्ज पे लगा निकालनी, इधर लग रही है। देखो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग लगती है, ऐसा कूलम ने एक्सपेरिमेंटली कहा था, ठीक है। तो ये जो पहली वाली फोर्स है, ये है फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2। ये क्या है, फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1, राइट। ये तो इसको मैं वेक्टर में लिख देता हूं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू क्या निकलेगी, फोर्स ऑन 1/2 मान लीजिए निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर। सिंपल मैग्नीट्यूड ले लिया, 2 और 1 के बीच की दूरी का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया, और ऊपर क्या हो जाएगा, R21 कैप यूनिट वेक्टर, राइट। यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है यूनिट वेक्टर। और अगर आप मॉड ले लोगे तो यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, तो यू विल गेट दिस कुलम्स लॉ अगेन। तो ये सिंपली मैंने देखिए 2 पॉइंट चार्जेस के लिए इसको वैक्यूम में कुलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा और रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपने ये निकाला ना कि फोर्स ऑन 1/2, तो फोर्स ऑन 2/1 भी निकाल सकते हो। तो अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है R21 की, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो दोनों इक्वल फोर्स आएंगी बेसिकली, राइट। तो R21 का हमने स्क्वायर लिया, हमने बेसिकली क्या लिखा, और सॉरी दिस इज नॉट, दिस इज एक्चुअली F21, रिमेंबर फोर्स ऑन 2/1 वो एक ही चीज है, दोनों सेम फोर्स आएगी, ठीक है ना। और अगर हम इसको ऐसे लिखते कि फोर्स ऑन
1/2, तो क्या होता देखो, सेम मैग्नीट्यूड आता 1/4πε0 Q1 Q2 R21 स्क्वायर। अब देखो R वेक्टर 21 का नेगेटिव आपको लेना पड़ता, माइनस साइन लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब फोर्स निकाल रहे हो आप 1 पे 2 की वजह से, ठीक है, पहले आपने निकाली थी 2 पे 1 की वजह से, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर को हमने माइनस कर दिया। तो बेसिकली जैसा कि आपको मैंने आई थिंक लेक्चर 2 में बताया था, तो उसको यहां पर एक कंपैरिजन आ रहा है उसका, तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो है फोर्स वेक्टर 21 इज नेगेटिव ऑफ फोर्स वेक्टर 12, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या कह रहा है कि दोनों पर फोर्स बराबर लगेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है ये, है ना। तो जितनी फोर्स पार्टिकल 1 पर 2 ने लगाई उतनी ही फोर्स पार्टिकल 2 पर 1 ने लगाई, ठीक है, और डायरेक्शन के हिसाब से इसको ऐसे हमने लिखा। तो अल्टीमेटली कूलम लॉ एग्रीज विद द न्यूटन्स लॉ। कूलम्स लॉ Coulomb's law agrees with Newton's third law or any law in that case। तो ये हमारे पास एक इंफरेंस है। तो दोस्तों ये देखिए हमने आज कौन कौन से दो टॉपिक पढ़े। एक पढ़े हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें हमने पढ़ा कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी उसकी इक्वेशन थी आपकी Q इज इक्वल टू NE। और दूसरी चीज जो आज हमने पढ़ी वो पढ़ी कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है फोर्स की। कूलम्स लॉ एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है फोर्स की बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, और उसी कूलम्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म में भी यहाँ पढ़ा। तो ये था हमारा लेक्चर 3, और इसके बाद जो हमारा लेक्चर 4 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि जब एक से ज्यादा चार्जेस वहां पर होंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम वहां पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ बस।